नमस्ते हैं न्यूज वर्ल्ड भोगपुराम खबरी और खरी खरी और साथ में हमारे राजीव भाई खबर पड़ताल। हम चारों पत्रकार आज एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि माहौल जिस तरीके से अब गर्माता जा रहा है, सर्द भले ही अपने चरण पे है पर चुनाव का माहौल जिस तरह से गर्म हो रहा है वो कहीं ना कहीं अब आज हम लोग एक मंच पे इसलिए आए हैं ताकि जिस तरीके से अब ये समीकरण चेंज हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पे सब समीक्षा करने के लिए खड़े हैं, आप सब ये जान के हैरत होंगे, सब आप हैरान होंगे कि किस तरीके से ये फिजाएं चुनाव की अब अपनी करवटें बदल रही हैं। सबसे पहले राजीव भाई, आप भी अब ग्राउंड पे पूरी तरीके से एक्टिव हैं, ललित भाई भी एक्टिव है, आकाश भाई भी और मैं भी पूरी एक्टिव है। राजीव भाई, आपका आकलन क्या कह रहा है कि अब आज की डेट में चुनाव अब क्योंकि अब ये अंतिम ये चरण में है, क्या लगता है कि अब चुनाव कहाँ किस ओर बढ़ गया, जिसको जब कांग्रेस को कोई आग नहीं रहा था, मोहनलाल खेड़ा जैसे उनको जब वोट मिला था, पर आज अब आपकी नजर में क्या समीकरण दिख रहे हैं? शिवपाल जी, जिस तरह से जब ये निकाय चुनाव का आगाज हुआ और जैसे ही बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, उस दौरान भाजपाइयों के चेहरे पे जो खुशी दिखाई देती थी वो कहीं ना कहीं अब मायूसी से दिखाई दे रही है। मेरी आज तमाम लोगों से मुलाकात हुई, बात भी हुई है, लेकिन जिस तरह से ये एक तरफा चुनाव था, लेकिन मुझे लगता नहीं था, मैं भी लगातार ये कहता था कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा है जो बीजेपी को वॉक ओवर, मैं हमेशा कहता था वॉक ओवर, मेरी पुरानी कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें मैंने वॉक ओवर, आप लोगों ने हम लोगों ने भी लगातार चर्चा की, वॉक ओवर दे दिया, बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया, लेकिन लगता नहीं था कि चुनाव इस करवट आएगा। आज बीजेपी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पर ही कहना है कि चुनाव फंस गया है। यानी कि हम तो जो कह रहे हैं, लेकिन हमारे अलावा भी अब बीजेपी के लोग खुद ये मानने लगे क्योंकि चुनाव में कांटे की टक्कर आ गई है। जो प्रीपेड मीटर और नजूल भूमि का जो मुद्दा था, जो लगातार राजकुमार ठुकराल विपक्ष की आवाज बनकर उठाते थे, अगर राजकुमार ठुकराल निर्दलीय भी किस्मत आजमाते तो मुझे लगता है कि राजकुमार ठुकराल के सर पर मेयर का सहरा सज जाता। लेकिन इस मामले को कैप्चर जिस तरह से तिलकराज भेड़ ने जब चुनावी मैदान में उतरे मोहन खेड़ा के समर्थन में, उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और इसी मुद्दे को लेकर के लगातार वो जनता में चले गए, जाते रहे, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की बढ़त बनती दिखाई दे रही है और अब कहीं ना कहीं मैंने कहा कि पहले खुशी और अब कहीं ना कहीं भाजपाइयों के चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही है। कारण दिलीप जी आप बताइए, क्या कारण है? क्या आप पहले इस बात से सहमत हैं राजीव जी ने जो कहा? देखिए, मैं इसको नकार भी नहीं सकता और मैंने जिस प्रकार से ग्राउंड में जाके देखा है तो स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। जिस समय विकास शर्मा को टिकट की घोषणा हुई थी और कांग्रेस ने मोहनलाल खेड़ा के लिए हाथ का पंजा थमाया था, तो उस समय मोहनलाल खेड़ा के बारे में कहावत मानी जा रही थी कि ये एक प्रकार से कांग्रेस ने वॉकओवर दिया है, लेकिन मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। ठीक उसी तर्ज पर मोहनलाल खेड़ा के समर्थन में कारवां बढ़ता चला गया है। जहां शुरू में तिलकराज बेहर जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और कद्दावर कांग्रेस के नेता माने जाते हैं, तो जहां शुरू में वो नेपथ्य में थे, बिल्कुल कहीं पे उनकी भूमिका नहीं थी, लेकिन और खाली मीना शर्मा और अनिल शर्मा जैसे दो चार कांग्रेसी उनके साथ मोहन खेड़ा के साथ चल रहे थे, लेकिन तिलकराज बेहर ने इसने एंट्री की और मजबूती के साथ इस कैंपेनिंग को आगे बढ़ाया और आज की तारीख में न केवल तिलकराज बेहर बल्कि कांग्रेस की पूरी लॉबी उनके साथ खड़ी मोहनलाल खेड़ा के। और बात बताऊं मैं आपको कि बस्तियों में जब मैं घूमा तो बस्तियों में खासतौर से एक प्रकार से वोटर जो स्विंग हो रहा है, जो कैडर वोट माना जाता था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो कैडर वोट भी कहीं ना कहीं हिला है और एक परिवर्तन का मन बनाने के लिए कैडर वोट जो है शिगू पे छोड़ रहा है और ये आपस में चर्चा कर रहे हैं नुक्कड़ पे, चाय की दुकानों पे, नाई की दुकानों पे। और ये जब ये माहौल थोड़ा थोड़ा बनने लग गया है कि एक प्रकार से जैसे बंगाल में खेला आप मतलब सहमत है जो राजीव भाई ने कहा? हाँ, बिल्कुल सहमत। अब चुनाव मतलब अब ये परिस्थितियां कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं। आकाश भाई, राजीव भाई ने और ललित भाई ने साफ कह दिया कि अब माहौल चुनाव चेंज हो चुका है, कैडर भी बदल रहा है, कैडर वोट भी अपना मूड बदल रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? पहले अपना ये फिर मैं आपको कारण, आप फिर कारण बताइएगा। देखिए, मैं सहमति की बात तब आती है जब स्टेटमेंट्स को पूरा एनालाइज किया जाए। जो एनालिसिस मेरा कहता है, थोड़ा सा मैं भाइयों से नाइत्तेफाकी रखता हूँ, हल्की सी। वो नाइत्तेफाकी इस वजह से है कि मैं हमेशा कहता हूँ जो यूएलबी पोल्स हैं, अर्बन बॉडी पोल्स जो होते हैं, वो स्थानीय गवर्नमेंट के हैं। मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज लोकल गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आप अगर हिस्ट्री रिकैप करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो ये क्लोज कॉन्टेस्ट हमेशा रहे, चाहे मेयर सोनी कोहली का मामला हो जब वो जीती ममता रानी से, चाहे मेयर रामपाल सिंह का मामला हो जब वो जीते नंदलाल प्रसाद से। तो आप इस चीज को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते
कि ये क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं है। आप 3000 वोटों का डिफरेंस 2013 में देखते हैं, 2018 में आप देखते हैं 4 से 5000 का डिफरेंस। तो ऐसा नहीं था कि स्वीप होता हर बार। और इस बार भी माहौल चाहे देखिए, विजय श्री के लिए जब आप निकलते हैं अपने हथियारों की तैयारी के साथ निकलते हैं, आप एक हवा क्रिएट करते हैं कि एक तरफा हो रहा है। एक तरफा कभी कुछ नहीं होता। अर्बन बॉडी इलेक्शंस में एक तरफा कुछ नहीं होता। पार्षदों के हमने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पर 18-20 वोटों से हार जीत हुई है साहब। तो आप ये चीज बिल्कुल डिनाई कर दीजिए। मतलब ये था कि नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मोहन खेड़ा एनालिसिस मोहन खेड़ा जनता में उस पर राजीव भाई कहीं नहीं थे, इसलिए एक तरफा दिख रहा था, क्योंकि विकास शर्मा लगातार जनता के बीच में। उस पर आ रहा हूं। राजीव भाई का और ललित भाई का सोचना बिल्कुल ठीक है। मैं इससे इंकार नहीं करता कि मोहन जब आए थे तो एक कमजोर कैंडिडेट लग रहे थे, लेकिन उसकी वजह थी। उसकी वजह यह नहीं थी कि कांग्रेस कमजोर है, उसकी वजह यह थी कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर थी। पहली बार देखने को मिला। देखिए, सर्वमान्य नेता कांग्रेस के थे, कद्दावर नेता तराई के तिलकराज बेहड़ ने अपना कर्म क्षेत्र शिफ्ट करके किच्छा कर लिया। रुद्रपुर कांग्रेस निरंकुश हो गई थी, 4 या 5 लोगों तक सीमित हो गई। तो हमें लगता था कि ये एक तरफा वाली बात बिल्कुल सही है कि एक तरफा हो जाता अगर कांग्रेस में एकजुटता नहीं आती। देखिए, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज एक अंग्रेजी में इसका श्रेय तो मोहन खेड़ा को जाएगा। मैं बताता हूं आपको, वहीं आ रहा हूं मैं, उस पर भी आऊंगा वापस। ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। आप अभी कल्पना करके देखिए, अगर किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ किच्छा में म्युनिसिपल इलेक्शन में बिजी होते तो क्या स्थिति होती। तो ये मोहन खेड़ा के लिए प्लस पॉइंट है। यस, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज मैंने क्यों कहा। देखिए, सारी स्थितियों को समझिए। क्लोज कॉन्टेस्ट तब भी होता कांग्रेस से अगर कोई आता, बस ये हो जाता कि जो पिछली बार 4-5 हजार का डिफरेंस था वो शायद 10-12 हजार पर पहुंच जाता। ऐसा नहीं है कि लोकल बॉडी में आप समझिए कि एक तरफा बीजेपी को वोट मिल जाएगा, जैसे लाखों वोट लोकसभा में ले जाते हैं या 22,000 वोटों से शिव अरोड़ा जीत जाते हैं। ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, वो लीड बढ़ सकती थी अगर कांग्रेस की गुटबाजी खत्म ना होती। तो तिलकराज बेहड़ का किच्छा में व्यस्त ना होना, उनका रुद्रपुर में आना और मोहन खेड़ा के पक्ष में सब लोगों का आना, मोहन खेड़ा का एक मजबूत जनाधार होना, इस वजह से कि वो खाटी रईस व्यक्ति हैं, खानदानी व्यक्ति हैं, पुराने किसान हैं, इस शहर से उनकी जड़ें जुड़ी हुई। बालीराम खेड़ा, सुग्रीलाल खेड़ा उनके परिवार का ऐसा नाम है जिन्होंने तराई की बसायत में भूमिका निभाई है। तो ये कहीं ना कहीं प्लस होती चली गई। और 13 साल का एंटी इनकम्बेंसी साहब, 2012 से लेकर 2025 तक किसी पोल में आपको कांग्रेस नजर नहीं आएगी, बीजेपी ही बीजेपी है। तो लोगों जबकि अभी हिंदुत्व की लहर नहीं चल रही। और दूसरी बात, लोगों के बीच जब आप जाएंगे तो आपके पास 2 साल का टेन्योर है, आपको जवाब देने पड़ेंगे। मैं कहता हूं विपक्ष के पास होने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि आज मोहन खेड़ा जाएंगे तो उनको ये नहीं कहना मैंने ये किया, मैंने वो किया, या मैंने ये गलत किया, मैंने सही किया। मोहन खेड़ा को सिर्फ अपना विजन देना, उसे ये कहना है जाकर मैं ये करूंगा। जबकि विकास शर्मा को मेयर सोनी कोहली के कार्यकाल का भी जवाब देना पड़ेगा, मेयर रामपाल सिंह के कार्यकाल का भी जवाब देना पड़ेगा अगर कोई कमी रह जाती है तो। 13 साल के विधायक का, 13 साल के विधायक का कार्यकाल का भी। क्या लगता तो है? कुल मिलाकर कांग्रेस मुझे आज लग रहा है बहुत मजबूती से फाइट कर रही है। मैं हमेशा कहता हूं क्लिफ हैंगर है ये। पिछली बार के दोनों जो टेन्योर्स से, चाहे सोनी कोहली का रहा या रामपाल सिंह का जो इलेक्शन फाइट थी, जो क्लोज शेव था, वो 2000, 3000, 4000, 5000 इस बार घटेगा, इस बार और घटेगा। और आपको माननी पड़ेगी कि चुनाव का परिणाम बस्तियों से निकलता है, और खास तौर से जैसे स्थानीय फैक्टर वाली बात है। ये एक नारा चला था, राजस्थान में भी चला था पिछली बार, मोदी से तुझसे बैर नहीं, शिवराज तेरी खैर नहीं। शिवराज तेरी खैर नहीं। जब आप मोदी का नाम ले रहे हैं तो लीजिए ना पूरा। अब वही चीज यहाँ पर लागू होती दिखाई दे रही है। बस्तियों में एक मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें हुई हैं, मोहन खेड़ा के साथ तिलकराज बेहड़ का अनुभव है, एक मजबूत टीम बनी है और मैनेजमेंट चल रहा है। यहाँ मैनेजमेंट जो है बस्तियों में, खासतौर से जो मैनेजमेंट की चीजें होती है, स्थानीय फैक्टर काम होते हैं, और मतदाताओं की जो अपेक्षाएं होती है चुनाव के माहौल में, वो अपेक्षा कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए कैडर वोट हिल रहा है। आपको बताऊं, कल मैं ट्राइड कैंप में घूमा था, तो वहां पे संघ से जुड़े पदाधिकारी पुराने और राजनीति में कभी अपने पार्षद भी रहे, उन संघ के पदाधिकारी ने भी स्वीकार किया कि ललित भाई इस बार मैनेजमेंट में बहुत गड़बड़ियां हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। आप बताइए, कोई भी संगठन कहां दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से ललित भाई क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि वजह क्या है? और सुनिए, क्योंकि लगातार नहीं, मैं विकास शर्मा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो मैनेजमेंट जो चल रहा है, मैनेजमेंट जिलों का। विकास शर्मा तो प्रत्याशी है। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो भी ललित भाई, आप जैसे जनता से, आप पब्लिक से मिल रहे हैं, आप कैंप पे भी गए, आप रामपुरा भी गए, तमाम जगह जा रहे हैं, आखिरकार लोगों का मन कैसे बदल गया? जिन लोगों के दिल में हमेशा कमल का फूल बसता था, वो कहते थे कि कोई भी पार्टी आ जाए, लेकिन उनका सुनिए मोहर और बटन सिर्फ फूल पे जाके, आखिरकार माहौल बदला क्यों? वजह क्या है इसकी सबसे ज्यादा वजह? मैं भी मिला हूं लोगों से, मैंने भी बात की है। कैंप में मुखर्जी नगर में खासतौर से बंगाली वोटर का मैंने देखा स्विंग जिस प्रकार से हो रहा है, कि आप इस बात को मानेंगे कि खास तौर से जो बंगाली समुदाय है, वहां पे पितृ सत्तात्मक के बजाय मातृ सत्तात्मक व्यवस्था परिवारों में ज्यादा होती है। परिवारों में जो डिसीजन होते हैं, काफी हद तक जो महिला होती है, वहां पे माँ होगी, किसी बहन हो गई, पत्नी होगी किसी की, तो वो बड़ा फैक्टर डालते हैं। मैंने आपको बताया
कि स्थानीय जो मतदाता है, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं, ये नगर पालिका हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, तो बस्तियों के लोग जो हैं हमारे और आपके मध्यम वर्ग के वोटरों से प्रभावित नहीं होता। चुनाव प्रभावित होता है रामपुरा क्या कह रहा है, बधईपुरा क्या कह रहा है, ट्राइड कैंप क्या कह रहा है, इस प्रकार की जो बस्तियां हैं। और बस्तियों में आप बताऊं मैं कि जैसे विकास शर्मा को आप ले लीजिए, विकास शर्मा कहीं भी कुछ कर रहे हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो 3 चैनलों से खबर आ रही है मीडिया के पास। मीडिया प्रभारी महोदय भी खबर भेज रहा है, विकास शर्मा के अपने खुद के व्हाट्सएप से आ रही है, और विधायक जी के जो मीडिया मैनेजमेंट देखते हैं वो भी खबरें दे। लेकिन मोहन खेड़ा कहां क्या कर रहे हैं अभी कोई खबर नहीं आ रही। क्यों? वो साइलेंट तरीके से लगे हुए हैं, उनकी पूरी टीम लगी है। और क्या मोहन खेड़ा को कांग्रेस से चुनाव लड़ा? उमेश भाई आपका क्या आकलन है? नहीं, मेरा एक सवाल था, क्या आप तीनों लोगों से, क्या मोहन खेड़ा को सिर्फ कांग्रेस ही चुनाव लड़वा रही है या फिर? मैं इसी का जवाब मैं दे ना, और क्योंकि आकाश भाई भी क्योंकि दर्शक जुड़े हुए हैं तो उनको इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए कि हाँ, अगर चर्चा हो रही है तो इंटरेस्टिंग। वही सवाल पूछते जो मैं बताना भी जा रहा था। देखिए, पहली चीज जो मैं बताऊं, मोहनलाल खेड़ा ने सबसे पहले जो अच्छा काम किया, उन्होंने तिलकराज बेहड़ती को और अपने साथ लिया, मना लिया, साथ लेके मना लिया चुनाव, और उनका आशीर्वाद मिलना ये 20 से 25% चुनाव को उनकी फेवर में कर गया। फिर दूसरी बात, अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, मोहन खेड़ा की, जैसे आप भी बोल रहे थे, उसकी टीम अंदरूनी बहुत अच्छी काम कर रही है। यहाँ पे संगठन विकास के बीजेपी के उसमें संगठन देखने के लिए सब साथ में खड़ा है, पर विश्वास मानिए इतनी ऊपर लेवल पे मिसमैनेजमेंट चल रही है, ऊपर इतनी लेवल मिसमैनेजमेंट चल रही है, मीटिंगों में सारी समय चल रहा है, पर धरातल में वास्तविकता मान के चलिए कोई भी पदाधिकारी उतना एक्टिव नहीं है। पहली चीज जो हमने देखा, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर जो मैंने देखा, और शायद आप लोग सहमत भी होंगे, अभी ललित भाई आपने बोला। अब तीसरी चीज, जो मुद्दा स्मार्ट मीटर का है, मान के चलिए मैंने पहले एक वीडियो भी चलाई थी, उसके बाद मैंने आज भी मैं विधायक शिविर का जब इंटरव्यू तब भी बोला था, मैं कल खुलासा करने वाला हूँ कि किस तरीके से इसका ये पूरा टेंडर हो गया है। 2023 में दिसंबर में ये टेंडर हो गया 810 करोड़ रुपए का। मैं कल खुलासा करूंगा इसका ऑनलाइन, मैं अपने पोर्टल में करूंगा खुलासा। तो ये मुद्दा बेहड़ जी ने भी बहुत अच्छा कैच किया और मोहनलाल खेड़ा ने भी कैच किया। अब वही मैदान में उतर गया संजय जुनेजा भी, वही मैदान में उतर गया संजय जुनेजा जी। तो ये जो ग्राउंड लेवल पे जो बस्ती की बात जो ललित भाई कह रहे थे, वो बहुत सही कह रहे हैं। बस्ती में जो कैडर वोटर भी है, उसके लिए आज सबसे पहले स्मार्ट मीटर सबसे बड़ा मुद्दा है। भाई नजूर के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा, वो पट्टा आज ही तो कल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि उस पर शासन देश आ चुका है। पर जो मुद्दा आज है, मान के चलिए स्मार्ट मीटर का, ये गले की फांस बनता हुआ दिख रहा है बीजेपी की, और इसी वजह से कैडर बोर्ड भी टूट रहा है, ये मान के चलिए। एक और चीज देखिएगा राजीव भाई, आपकी हम लोगों ने अभी तक एक जो बड़ी विशेष चीज थी वो चर्चा नहीं करी। देखिए, मतदान के लिए एक अलग बजट आता है, मतदान के लिए प्रेरणा देने के लिए, चाहे वो जिला प्रशासन के पास आता हो, स्थानीय प्रशासन के पास। आप देखिए, इस बार मुझे लगता है कि पोलिंग कम रहने वाली है। उसकी वजह है कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। 23 तारीख को पोलिंग जिस दिन होगी उसके आसपास देखिए, आप दिन देखिए, 26 जनवरी भी वहीं आ रही है, फ्राइडे भी आ रहा है, सैटरडे भी आ रहा है। अगर आप पोलिंग की छुट्टी गिन लेते हैं तो कई लोग ऐसे होंगे जो पोलिंग स्किप करेंगे। तो ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। मैं भी आपको बता, अपने अनुभव के आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं कि अगर 23 तारीख की छुट्टी मिलती है और फ्राइडे की छुट्टी आदमी ले लेता है, सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ होता है अमूमन जो होता है यूजुअली, आप देखिए 4 दिन की छुट्टी मिलती है, तो यूएलबी पे, अर्बन लोकल बॉडी का जो इलेक्शन रुद्रपुर होने वाला है या आसपास पूरे उत्तराखंड में ही होने वाला है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है प्रशासन के लिए कि लोगों को किस तरीके से प्रेरित करेंगे। ये इलेक्शन पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। ये यहाँ का वोटर जाएगा कहाँ? अगर आप जो छुट्टी बोल रहे हैं वो जाएगा तो उत्तराखंड में कहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन वोट नहीं डालेगा ना। वहां पर भी तो चुनाव चल रहे होंगे, वोट नहीं डालेगा ना। अरे जहाँ जाएंगे सही कह रहे हो, मैं घूमने की बात कर रहा हूं। रुद्रपुर का है, घूमने चला गया, घूमने ये सर्वमान्य तथ्य है। और न केवल लोकल बॉडी की बात करूंगा, नेशनल लेवल पे बात एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं ललित भाई। चुनावी रणनीतिकार होते हैं, जो चुनावी पंडित होते हैं, ये सब मानते हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, कि जब जब पोलिंग रेट बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, और जब जब पोलिंग रेट डाउन हुआ है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। इस चीज से मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। तो ये भी भाजपा की मैनेजमेंट को समझना होगा। यहाँ पे मैं एक चीज आपसे थोड़ा इससे डिफर हूँ, आप ध्यान समझिए। बाहर घूमने जो वोटर जाता है ना, वो एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का वोटर होता है, पर वोटर जो एक्चुअल जो वोट डालता है बीजेपी का कटर, वो नीचे है। सर, हर वोट की अपनी वैल्यू है। नहीं, मैं वैल्यू में आपसे मना नहीं कर रहा, पर आप समझिए इस चीज को। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं 50% का अंतर पड़ जाएगा। अगर 3% 4% का भी अंतर पड़ा तो नुकसान एक दल विशेष को होगा। हाँ, आप इस चीज को समझिए। 3% 4% इज अ ह्यूज परसेंटेज, मैसिव परसेंटेज। 1,40,000। एक चीज और आपको माननी पड़ेगी
कि जो टिकटों का वितरण हुआ है, जो वो टिकटों का वितरण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है बीजेपी का या कांग्रेस का? बीजेपी के लिए खासतौर से, क्योंकि जिस प्रकार से टिकटों के वितरण में भाई भतीजाबाजी भी हुई है, कोई नगर अध्यक्ष है वो अपनी पत्नी को टिकट दिलवा दे रहे हैं, और कन्वेंसिंग के दौरान मालूम पड़ रहा है कि लोग मैं चाहूंगा ललित जी आप एक प्रश्न का जवाब दें। एक आशुतोष शर्मा भाई हैं, लगातार लिख रहे हैं, विकास शर्मा क्लियर जीत रहे हैं, जय भाजपा तय भाजपा, अब तो राजकुमार ठुकराल जी का भी साथ है, ये 3 इनके हैं, आप प्लीज इनको जरा रिप्लाई दीजिए। देखिए, ऐसा है कि हम व्यक्तिगत रूप से किसके साथ है किसके साथ नहीं है, मैं किसे वोट दूं, मेरे परिवार का वोट किसे जाएगा, ये हमारा व्यक्तिगत वो है। लेकिन पत्रकार होने के नाते हमारा एक दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जो हो रहा है वो दिखाया जाए, लेकिन साथ ही साथ जो हो रहा है वो जो नहीं हो रहा वो क्यों नहीं हो रहा, उसकी जो पर्दे के पीछे की चीजें हैं उसका एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, और उसके आधार पे हम अपने निष्कर्ष दें, ये हमारा धर्म बनता है। हेडिंग है कि माहौल क्या है, आखिरकार माहौल है क्या, कि करके जरा ये भी बता दें माहौल है क्या। माहौल अब चुनौती भरा है, और ये चुनौती दोनों पक्षों के लिए है, लेकिन मोहन खेड़ा के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन विकास शर्मा के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। सरकार की साख दाव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यक्तिगत रूप से यहाँ के, आपको बता दूं मैं, जिस प्रकार से मेरे पास देहरादून से कॉल आती है, मेरे से फीडबैक ली जाती है, एक एक व्यक्ति का नाम लेके मुख्यमंत्री महोदय पूछते हैं कि वो कहां जा रहा है, वो पत्रकार क्या लिख रहे हैं, कौन पत्रकार की, एक एक चीज की फीडिंग होती है यहाँ से। तो आप समझ लीजिए कि ये केवल विकास शर्मा की साख दाव पे नहीं है, ये साख मुख्यमंत्री महोदय की साख दाव पे है, ये साख हमारे माननीय विधायक, जो हालांकि विधायक जी को विजनरी विधायक कहा जाता है और निश्चित रूप से कभी दूरगामी फैसले लिए, लेकिन साख दाव पे विकास शर्मा के साथ सरकार की है, पार्टी की है, साहब पूरी भाजपा की है, भाजपा में जो भी है उसकी साथ दांव पर है। मोहन खेड़ा फ्री हैंड है, मोहन खेड़ा फ्री हैंड है, और उनके पास सबसे बड़ी, जैसे आशीष आकाश ने बताया कि तिलक राज बेहड़ एक ऐसा तुरुप्का इक्का साबित हो रहे हैं कि वो एक मील का पत्थर साबित होंगे अगर इस राह पे चल के मंजिल पाते हैं मोहन खेड़ा तो। ललित भाई, आखिरकार क्या वजह रही? मैंने पहले भी कहा था, अभी भी, कि आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप भी कह रहे हैं, मैंने भी शुरुआत में कहा कि पहले क्या नाम है, कहीं ना कहीं चेहरे पे खुशियां थी, अब मायूसी। आखिरकार वजह क्या है, क्यों एक तरफा चुनाव पलट गया? पहले स्टार्टिंग में एक तरफा था, मैं कह रहा हूँ, वॉकओवर दे दिया था, क्या कुछ पॉइंट्स बता दीजिए। तमाम लोग, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जानना भी चाह रहे हैं कि आखिरकार ये अचानक प्रश्न लगातार हमारे पास भी आ रहे हैं, कैसे क्या हो गया ये पानी। छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाता हूँ जी, कि मैं भोले का भक्त हूँ जी, मैं बालाजी का भक्त हूँ, या मैं देवी का भक्त हूँ, लेकिन मेरे घर पे जो मेहमान आएंगे वो मुझसे जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो तो भक्त नहीं है, मुझे उनकी तो उम्मीदें पूरी करनी पड़ेंगी, चाहे वो वैवाहिक समारोह कुछ भी हो। तो ये एक बहुत बड़ा मतदाताओं को समझना पड़ेगा कि मतदाता क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती स्थानीय चुनाव में, ये प्रत्याशी को समझना होगा कि आप व्यक्तिगत रूप से धार्मिक मान्यता से बधे हुए हैं, परंपरा से बधे हुए हैं, लेकिन मतदाता जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं वो उससे मान्यता से, परंपरा से नहीं बदलेंगे। कुछ उनकी इच्छाएं, उनकी उम्मीदें पूरी करेंगे तो जाके वो वोट। प्रश्न मैं आपको दूंगा। हरविंदर सिंह चुगे सभी को नमस्कार कर रहे हैं। उसके बाद ललित विष्ट कह रहे हैं कि सर्दी में चुनावी गर्मी बहुत है, फिलहाल चुनाव ममता त्रिपाठी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष भी रही हैं। मैं एक प्रश्न दे रहा हूं आपको, एक प्रश्न। और कुछ सुनिए, एक देवेंद्र सिंह मेहरा लिख रहे हैं कि भैया गेम पलटेगा इस बार लग रहा है, तो आखिरकार कहां पलटेगा? विक्की भाई, एक विक्की चिलाना जी प्रश्न कर रहे हैं, प्रीपेड मीटर से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। आपने प्रीपेड मीटर पर भी लाइव किया, आप शायद इसमें ज्यादा अच्छे ढंग से जवाब दे सकते हैं। हाँ, अभी जस्ट आप खबर पड़ताल के पेज पे अगर देखेंगे भी, इस न्यूज़ से पहले मैं आप लोगों को अभी डिस्कस भी कर लेते हैं, आपस में खड़े हैं तो आप लोग जुड़े भी हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं। इंदिरा कॉलोनी की एक गली में, हालांकि उन्होंने वो विभाग से, किसी विभाग से जुड़े हुए हैं, इस नाते उन्होंने कहा कि यार मेरी आइडेंटिटी को जो है हाइड ही रखा जाए, उसको ओपन ना किया जाए। इस नाते हम लोगों ने उनकी आइडेंटिटी को जो है हाइड रखा। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके घर में, क्योंकि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को सबसे पहले इस मीटर लगाने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद सभी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर लग चुका है। उनके यहाँ जो उनका निजी पोर्शन था उसमें उन्होंने उस इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर को लगाया, और उसके साथ ही जो फर्स्ट फ्लोर था वहां पर उनके किराएदार रहते थे, तो उसको उन्होंने 1 मीटर से कनेक्ट कर दिया। अब उसमें 1 महीने का बिल आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर है उसका 10,000 रुपए, उस बिल की कॉपी भी है। हालांकि कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं कि इतना ज्यादा अंतर नहीं हो सकता, और जो पुराना मीटर था, जो सामान्य मीटर था, उसका बिल आता है 1,700 रुपए। तो यानी कि रुझान आने लगे हैं। बिल्कुल। न्यूज 18 उत्तर मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़ पे भी एक खबर चली कि उस प्रीपेड मीटर को जरूरी नहीं है कि कनेक्ट करना, उसका बटन दबाते ही वो ऑन हो जा रहा है और उसका मीटर घूमने लग जा रहा है। ऐसी आज तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, और ये न्यूज के बुलेटिन चल रहे हैं इस समय। मेरा जो अपना मानना है
कि ठीक है प्रीपेड मीटर भी एक इशू हो सकता है, लेकिन जो ये यहाँ पॉसिबिलिटी है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन जो चीजें सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से चीख के बोल रही है। नंबर 1, टिकटॉक का गलत वितरण। अगर पार्षद कमाएंगे तो जाहिर सी बात है, फिर कैडर क्यों हट रहा है? पार्षद सुनिए, अगर नीचे नहीं, मान लीजिए कि टिकटॉक का अगर गलत वितरण हो भी गया तो दो लोगों को वोट पड़ना है ना। एक ऊपर पड़ना है विकास शर्मा को और मोहन खेड़ा को, नीचे पड़ना है कांग्रेस बीजेपी को। नीचे तो आदमी बदलाव कर सकता है टिकटॉक के गलत वितरण पर, लेकिन फिर ऊपर वाले वोट पर आखिरकार क्यों वो विकास शर्मा या फिर कमल के फूल पर क्यों नहीं मोहर लगाने से बच रहा है? हो ये रहा है कि जब जाहिर सी बात है कि अगर किसी को गलत टिकट मिला है, वो अपना पार्षद की सीट नहीं निकाल पा रहा है, वो जद्दोजहद कर रहा है जीतने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने साथ साथ जो है पूरी टीम उसकी जो है संघर्ष कर रही है। वो केवल अपनी सीट बचाने के लिए मरता क्या ना करते वाली उसमें चलेगा, उसे ऊपर के वोट से नहीं। ललित भाई, ये तो हर चुनाव में होता है, देखिए ये हर चुनाव में होता है। मैं आपसे एक चीज भूपेश भाई आपसे जानना चाह रहा हूँ। प्रीपेड मीटर की राजीव भाई ने बात करी, प्रश्न भी आया विक्की चलाना भाई का। विकास शर्मा जी लिख रहे हैं और विवेक शर्मा जी, क्या कांग्रेस से चुनाव लड़ी या फिर बीजेपी भी? भगवान जाने, प्रभु विवेक शर्मा जी प्रभु जाने इसका उत्तर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आज हमारे साथ जब लाइव शिविर हो रहा बैठे थे दोपहर में, तो उन्होंने हालांकि बड़ी देर तक प्रीपेड मीटर की इधर उधर की बात करी, लेकिन इवेंचुअली हमने उनसे निकलवा लिया कि आपका स्टैंड क्या है। तो उन्होंने कहा मैं प्रीपेड मीटर नहीं लगने दूंगा। क्या वो अडानी से बड़े? अब बताएं आप इस पर। आप क्या वो अडानी से आकाश जी थोड़ा सा ऐसे आ जाइए ताकि फेस सामने रहे। हाँ, थोड़ा सा। क्या वो अडानी से बड़े हैं, या क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़े हैं, या वो ये स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर है? पहली चीज नहीं है। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं कि ये ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है 810 करोड़ रुपए का, 810 करोड़ रुपए का। और बिजली विभाग के खुद अधिकारियों का ये कहना है कि ये मीटर 31 मार्च 2026 तक कंपलसरी। अरे जैन साहब को जो एमडी हैं उनको सेवा विस्तार इसलिए दिया गया ताकि वो इलेक्शंस के बाद प्रीपेड मीटर्स लगवा सके, उनको सेवा विस्तार दिया गया। और ये कुमाऊं क्षेत्र के लिए मैं आपको राजीव भाई बता रहा हूँ, कुमाऊं क्षेत्र के लिए 7 लाख मीटर का ये क्या आ चुका है, ये हो चुका है। मैं बोलता हूँ कल आपने जैसे आज वो किया और सही किया जो आपने किया, तो उसको ये मुद्दे को इग्नोर नहीं किया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में, नजूल और ये सबसे बड़ा मुद्दा। नजूल आखिर में सेकेंडरी हो गया, पर ग्राउंड लेवल पे जो आप जो वोटर बोल रहे हैं ना, उसके लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर राजीव भाई ने प्रत्यक्ष जाके वो किया है तो ये मान के चलिए ये भी उसका प्रमाण ही है। एक समी खान जी हैं, उन्होंने पूर्व में भी जब मैंने एक ये स्टोरी की थी प्रीपेड मीटर वाली, उस समय भी उन्होंने कहा था मैं खुद भुक्तभोगी हूं और मैं बिजली विभाग के उन अधिकारियों का नंबर दे दूंगा और मेरे घर में आज भी बिजली का बिल होगा। लगभग 35,000 रुपये का बिल आ गया था। उसके बाद फिर मैंने दूसरा मीटर चेंज करवाया और मीटर चेंज करवाने के बाद जो है लगभग मुझे लगता है कि जब सब कुछ कराने के बाद मेरे ख्याल से मुझे जो देने पड़े थे 13,000 समथिंग रुपए देने पड़े। तो देखिए ऐसा है ना, मैंने अपनी रिपोर्ट में भी पहले वाली में कहा और अभी भी कह रहा हूं कि जब तक ये लगेगा नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। बिल्कुल, ये बड़ी व्यवहारिक सी बात है, क्योंकि हर चीज को जो है कहते हैं ना कि अनुभव होना बहुत जरूरी है। अनुभव तभी जी। और राजीव भाई इसीलिए देखिए बहुत स्मार्टली विकास शर्मा ने ये कुछ दिनों पहले, सबसे पहले हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने एक पोर्टल के इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि हम जनता को इसके बारे में फायदे बताएंगे और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि उन्होंने करी नहीं, वो समझ चुके थे। जब यही विकास शर्मा थे, जब राधेश शर्मा के वार्ड में हंगामा हुआ था तो उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री से बात होगी, तो बकायदा व्हाट्सएप पे उन्होंने भेजे भी मैसेजेस लोगों को और ये कहा कि स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। लेकिन अब उनके सुर बदल गए, हम लोगों ने इकट्ठे ही किया था उसे, हालांकि पहले आपने चलाया था। काशी सवाल है, एक राकेश जोशी लिख रहे हैं, भाई जी अगर बीजेपी ने इतना विकास किया है तो मुख्यमंत्री जी को क्यों बुलाना पड़ा अपने प्रचार प्रसार के लिए? देखिए राकेश भाई, ये मुख्यमंत्री का अपना विवेक है और मैं इसे कहीं से कहीं तक बुरा नहीं मानता, क्योंकि उनकी साख का सवाल है। जैसे ललित भाई ने पहले कहा तो उन्हें आना पड़ेगा। सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर ही विकास शर्मा को टिकट मिला और उनके विकास शर्मा के साथ उनकी करीबी भी जग जाहिर है। ठुकराव समर्थक निराश है, आखिर भाजपा नहीं, मैं अभी वापिस आ रहा था उस पर। मैं अभी प्रश्न मेरा सवाल में भी एक चीज उत्तर पूरा नहीं हुआ था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का आना ना आना बड़ी बात नहीं है, उनको आना चाहिए, स्वाभाविक है, वो पार्टी के मुखिया हैं, सूबे के हाकिम। लेकिन जो आपने डेवलपमेंट की बात करी वो प्रश्न जरूर उठेगा और वो प्रश्न आप कर सकते हैं, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, हम आपकी आवाज बन सकते हैं। जब आपके पास, मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहता हूं कि जब आपके पास प्रत्याशी आए, अगर आप उससे संतुष्ट हैं, उसकी श्लाघा कीजिए, उसकी सराहना कीजिए, उसके सर पर आशीर्वाद रखिए और उसे दोबारा चुनिए। लेकिन अगर उसने इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी ही बिलोंग्स टू, आप उस चीज को छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस से या क्योंकि लोकल गवर्नमेंट, सफाई आपकी सड़क की होनी है, सड़क आपकी अच्छी होनी है, नाली आपकी साफ होनी है, कूड़ा आपके इलाके में होना या नहीं होना, ये फैसला आपने करना है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कुल मिलाकर अगर व्यक्ति ऐसा आता है जिसने काम किया हो तो उसको आप आशीर्वाद दीजिए, अगर नहीं किया तो उसे दुत्कारिए, धिक्कारिए, मैं कहता हूं, और किसी और व्यक्ति को आगे आने का मौका दीजिए। एक बड़ी चीज आशीष यादव यहां पर कह रहे हैं, भैया ये चुनाव धर्म से हटकर स्थानीय मुद्दों पर आ गया है, इसलिए ये चुनाव पलट गया है। हाँ, अब इसमें नहीं, इससे पहले जब ये मुख्यमंत्री जी
अच्छा, अब आपने जब ये रोड शो हुआ, आप लोगों ने कुछ चीजें गौर करी? मैं उस दिन था नहीं रुद्रपुर, मैं बाहर था। आप थे? मनीष गए थे, मैं नहीं गया था। हाँ, मैंने कवरेज करी थी, खबर बनाई। देखिए, मैंने भी कवर करी, अब विश्वास मानिए, और सब पोर्टल में आप देख लीजिएगा। एक साल पहले, ठीक 2024 जनवरी में एक यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, नारी वंदन कार्यक्रम। उस समय भी रोड शो हुआ था और वहीं से हुआ था सीएम साहब का, यशोमती धामी जी का। उस समय की भीड़ आप देख लीजिए और अभी जो भीड़ थी, जमीन आसमान का फर्क था जो मैंने ऑब्जर्व करा। और आप लोग देख भी लीजिएगा कि पुलिस बल इतना था, उतना ही बीजेपी का कार्यकर्ता था। अगर मैं कह रहा हूं 3000 की भीड़ होगी तो उसमें 500 से 1000 या 800 पुलिसकर्मी थे, बाकी बीजेपी के लोग थे, बीजेपी का कार्यकर्ता थे, नेता थे। और जो हर कोई नेता अपने स्टॉल लगाए खड़े थे, वहां से 2, 4, 5, 10 जो अपने अपने वार्डो से लोग लेके आए हुए थे, पार्षद पद प्रत्याशी बोले गए थे। तो इस बार भी जनता देखिए, मान के चलिए, रोड शो का इतना इम्पैक्ट नहीं था। उससे ज्यादा भीड़ तो आप विश्वास मानिए, शायद अभी 2 दिन पहले, कल मोहनलाल खेड़ा ने ज्यादा थी एक बाइक रैली थी कैंप से, जिसमें 500-700 बाइकें थी। अब उस रैली को भी कुछ 10 वार्ड के लोगों ने निकाला। तो देखिए, डिफरेंस, बहुत चीजें चल रही हैं। देखिए, एक आया मनोज साहनी का, विकास शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, प्रीपेड मीटर नहीं लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद ही लगने लगे। उस टाइम ठुकराल और कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया था। आज की डेट में ठुकराल उन्हीं के लिए वोट मांग रहे हैं। मतलब ठुकराल विधायक या फिर बीजेपी के किसी भी नेता का प्रीपेड मीटर को लेकर एजेंडा साफ नहीं है। कुल मिला के एक बात से सभी को सहमत होना पड़ेगा, और इस बात को आम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रुद्रपुर नगर निगम की मेयर की सीट सेफ जोन से बाहर आ चुकी है, बिल्कुल अनसेफ कंडीशन हो गई है। और देखिए, चुनाव है, एक रात में पलट जाता है। आज अभी 3 रातें बाकी है, 3 रातें बाकी है। इन 3 रातों खुले में, प्रचार की 3 रातों में क्या होता है, किस प्रकार से चीजें मैनेज की जाती हैं। जो डैमेज हो चुका है वो डैमेज बहुत बड़ा है, और उस बहुत बड़े डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़े प्रयास होते हैं कि नहीं होते हैं, या अभी भी केवल अपने आभा मंडल में घिरे रहते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी 3 दिनों में अपने इस डैमेज कंट्रोल को करने कामयाब हो जाती है, और जो वार्डों से चीजें निकल के आ रही हैं, वार्डों के प्रत्याशियों की जो शिकायतें आ रही हैं या मतदाताओं की जो उम्मीदें हैं, अगर वो पूरी नहीं होती तो ये कंडीशन काफी दिक्कत पैदा करने वाली होगी। देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं और फिर से दोहरा रहा हूं आप सबके आगे कि हम लोग जो पत्रकार आज इकट्ठे हुए हैं, इस चर्चा को कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ना किसी की जीत से है, ना किसी की हार से है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना हम लोग चाहते हैं। हम लोग स्वयं चूंकि विपक्ष की आवाज़ खुद को मानते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। तो आज की तारीख में अगर कांग्रेस अच्छा लड़ रही है, जीते ना जीते भविष्य के गर्भ में है, प्रभु के हाथ में है। प्रभु होई है जही राम रची राका को करी तर्क बढ़ावे साका, तो होना वही है जो राम ने रच रखा है। लेकिन अगर लोकतंत्र में विपक्ष मजबूती से लड़ रहा है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, और इसीलिए शायद हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो आप कांग्रेस को रूल आउट मत करिएगा, कहीं से कहीं तक कांग्रेस बहुत बढ़िया इलेक्शन लड़ रही है। और 13 वर्ष के बाद जो आज जोश हम लोग देख रहे हैं, चाहे बस्तियों में हो, चाहे अर्बन एरियाज में, रूरल में, अर्बन में, कहीं भी हो, तो जो जोश हम लोग देख रहे हैं, कांग्रेस के लिए अंडर करंट दिख रहा है। जैसा एक मेरे दर्शक ने भी लिखा है कि अंडर करंट कांग्रेस के लिए दिख रहा है, और ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अब बीजेपी इस चीज को रिटेन कैसे करती है, ये बीजेपी का थिंक टैंक सोचेगा, अपने आप से उनका मैनेजमेंट सोचेगा, विकास शर्मा की जो टीम है, जो सीनियर जूनियर सब उनके साथ लगे हुए, वो सोचेंगे। लेकिन आज की तारीख में मोहन खेड़ा नेक एंड नेक है विकास शर्मा के साथ, इसमें कहीं से कहीं दो राय नहीं है। 4 दिन का समय बचा है, एक्टिव पोलिंग का 3 दिन, 19, 20, 21, उसके बाद 22 तारीख एक चौथा दिन बचेगा। तो एक्टिव जो है वो 3 दिन, और उसके बाद चूंकि शोर खत्म हो जाएगा, जो गाड़ियां चलती हैं, प्रचार वाहन चलते हैं, वो बंद हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत। उसके बाद ये 4 दिन में कौन सा प्रत्याशी अपनी बढ़त बरकरार रखता है या चेंज करता है, यह देखने योग्य। अगर राजीव जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि लगातार इसी तरह से जो माहौल बना हुआ है, अगर इसी तरह का माहौल बना रहा, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 21 लोगों की टीम ने हमारी सर्वे किया है डोर टू डोर जाकर के, क्योंकि ऑन कैमरा जब हम मोबाइल निकालते हैं और ऐसे करके बनाते हैं कि आपका क्या कहना है, तो कहीं ना कहीं आदमी घबरा जाता है, वो बताने से बचता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं किसके बारे में बोलूंगा, किसके बारे में नहीं, पार्टी बनना नहीं चाहता। लेकिन ऑफ कैमरा जो है लोगों ने अपनी राय जो रखी है, उसका भी हम लोग कल परसों में मैं उसको एक वार्ड, देखिए ये भी बड़ी हिम्मत का, मैं आप सब दर्शकों को जो खबर पड़ताल के हैं, न्यूज़ वर्ल्ड 24 इंडिया के और मेरे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर। अगर हम लोगों के अवेयरनेस लाने से, जन जागरूकता लाने से आप लोग अपने सवाल इतने खुलेआम लिख रहे हैं, तो आपके साहस की मैं दाद देता हूं। और मैं कहता हूं हमेशा लोहिया साहब को याद करके
कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप लोग अगर निर्भीक होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, अपने प्रश्न लिख रहे हैं, अपनी भावनाएं लिख रहे हैं, जैसे ललित सिंह बिष्ट जी ने भी लिखा है कि नशे को रोकने वाले नशे के आरोपियों को भाजपा कैसे टिकट दे सकती है। तो ये सवाल उठाना आपका काम है। मैं हमेशा कहता हूं इस उंगली यानी कि आपके ठप्पे में बहुत ताकत है, उस बल को पहचानिए। अपनी दशा और दिशा 5 साल के भविष्य की आप ही ने निर्धारित करनी है। तो आपकी इस हिम्मत को, चाहे वो खबर पड़ताल के दर्शक हों, न्यूज़ वर्ल्ड 24 इंडिया के हों, या भोपूराम खबरी के हों, या भाई के हों, खरी खरी के, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं दिल से। आखिरी ओर लेके चलते हैं, आखिरी पड़ाव की ओर। जी, जी। काफी समय हमें भी हो गया जी। क्या मानते हैं कितना परसेंटेज बीजेपी और कांग्रेस को आप अपने तजुर्बे के हिसाब से, आपके सर्वे के आज के माहौल के हिसाब से चुनाव कांग्रेस का निकलता दिख रहा है, खबर पड़ताल के सर्वे के हिसाब से। ज्यादा नहीं, लगभग ये जो हार जीत होगी लगभग मुझे लगता है कि 1000-2000 वोटों के आसपास होगी। छोड़ते हैं, हम अभी परसेंटेज बताइए। परसेंटेज पे मैं नहीं जाता, लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस का चुनाव निकलता 52-48 मान अभी लीजिए, 15 जो हमारा कल ये फाइनल सर्वे हुआ है, 52 कांग्रेस, 48 बीजेपी। बिल्कुल। जी, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि 55-45 का रेशियो आज की तारीख में है। 55% इस समय कांग्रेस की उम्मीद है और 45% जो है भारतीय जनता पार्टी की है। और 4 दिन बचे हैं। इन 4 दिन में कहते हैं अंत भला तो सब भला। जो भी भूलें हुई हैं, जो भी मिसमैनेजमेंट हुआ है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अगर वो पूरा कर लेते हैं, रूठों को मना लेते हैं, सही कर लेते हैं, क्या पता कांग्रेस स्मार्ट मीटर को रूठों को मना लेते हैं। देखिए, एक बात मान लीजिएगा ललित भाई, आप तो नहीं रूठे हुए हैं कहीं भाजपा से? नहीं, जो मैंने देखा है भाई, जो संघ से मैं उनके मन की पीड़ा कर रहा हूँ भाई, वो तो कट्टर होते हैं। हमें भी मिले हैं, लेकिन हम लोग कई बार सोचते हैं हमें भी मिले हैं लोग, दर्शकों दोस्तों, हमें भी मिले हैं ऐसे लोग, लेकिन हम किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए हम लोग उनके नाम नहीं खोल सकते। लेकिन 4 दिन बचे हैं, अंत भला तो सब भला। इस 4 दिन के बाद 21 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 22 फिर चुनाव किस करवट बैठेगा? ये जो आपका सवाल है, आपने जो शिवपाल जी किया है, आपके सवाल का विस्तृत उत्तर हम देने आएंगे 22 नहीं, 23 को ही करेंगे। अब 22 को नहीं। मैं 22 को बता दूंगा आपको दोपहर को, उसी दिन करेंगे ना। कितने पार्षदों की टिकट जो है फाइनल हुई थी, उसमें से कितने पार्षद बन रहे हैं कांग्रेस के, कितने पार्षद बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ये भूपेश भाई बता चुके हैं वैसे। 22 की दोपहर आखिरी सर्वे करने के बाद 22 की दोपहर को आप लोग ऑनलाइन रहिएगा। 22 की दोपहर को हम आपको बता देंगे कि 25 जनवरी को क्या परिणाम आने वाले हैं। वो हम अपने नेक्स्ट डिबेट करेंगे। अभी के लिए आप एक्स दे रहे हैं कांग्रेस को, 55% कांग्रेस की जीत की संभावना है, 45 बीजेपी की। आकाश भाई 50-50 अभी भी 50-50 ठीक है। आप अपना भी बता दीजिए। मैं फिर राजीव भाई वही आऊंगा, समवेयर अराउंड 52 to 55% कांग्रेस अब आगे चल रही है और 45 to 48 48%। रीजन फिर वही मैं बोलूंगा कि स्मार्ट मीटर बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और कांग्रेस मुद्दे को अच्छी तरीके से आम जनता तक पहुंचा रही है और विश्वास मानिए कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। चलिए, मैं एक फाइनल टच इसको देता हूं। आप कुछ बोलना चाहिए, प्लीज बोलिए प्लीज। नहीं, मैं तो एंड कर रहा था। मैंने कहा क्योंकि लगभग मुझे लगता है तो मित्रों, हालांकि बात बहुत होगी, लेकिन मुझे कबीरदास जी एक दोहा याद आ गया। आज लास्ट में है, आज लास्ट में आया है वो, क्योंकि हीरा संग ही राखिए जहां कुंजड़ों की हाट, बांधो चुप की पोटरी लागाऊं अपनी बाट। तो दोस्तों, साइलेंटली जाइए, किसी से बात मत करिए। जो आपके दिल में है, जो प्रत्याशी है आपके दिल में, चाहे मेयर पद का हो चाहे पार्षद पद का हो, उसे वोट दीजिए और अपने क्षेत्र के विकास में जो ये यज्ञ शुरू होने वाला है 5 साल का, इसमें अपनी आहुति दीजिए। इसके साथ मुद्दों को ध्यान में एग्जैक्टली मुद्दों को, मैंने वही कहा ना, 5 साल की दशा और दिशा आपने स्वयं निर्धारित। इसी स्थानीय निकाय चुनाव पे है तो जाहिर स्थानीय मुद्दों पे फोकस रखेंगे आप। जो भी स्थानीय, अब राष्ट्रीय स्तर, सड़क, नाली, खड़ंजा, सफाई, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रे डॉग्स, बिजली के पोल्स, और कुछ नहीं है इसके अलावा। और मेयर अगर ले आएगा, स्मार्ट मीटर मुद्दा है, स्मार्ट सिटी, वो इसलिए स्मार्ट सिटी अब तो 100 बन जानी चाहिए थी, उस हिसाब से तो लंबी हो जाएगी चर्चा। और इसके अलावा जो मेयर पद पर आता है, उससे जरूर पूछिएगा कि रुद्रपुर 446 शहरों की सूची में, गंदगी में 416वें स्थान पर क्यों है और उत्तराखंड में 0 सबसे नीचे क्यों है, ये जरूर पूछिएगा। इसी तरह की चर्चा और अपडेट्स लेकर के हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे सभी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ। फिलहाल नमस्कार।